कहानी शुरू होती है 13वीं सदी के हिंद महासागर के बीच बसे सिंहल द्वीप यानी आज का श्रीलंका। यहाँ के शक्तिशाली राजा गर्दवसेन और रानी चंपावती के घर एक बिटिया ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया पद्मनी। पद्मनी का बचपन आम राजकुमारियों जैसा नहीं था। महलों के ठाट बाट के साथ उन्हें राजनीति की बारीकियां, युद्ध कला, तीरंदाजी और घुड़सवारी भी सिखाई गई। वह जितनी सुंदर थी उससे कई अधिक तेज उनकी बुद्धि थी। वे संस्कृत की विद्वान थी और धर्म शास्त्रों की उन्हें गहरी समझ थी। राजस्थान के मेवाड़ का मान राणा रतन सिंह जब पद्मनी के गुणों के बारे में उन्होंने सुना तो वे स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंच गए। रतन सिंह ने अपनी वीरता से स्वयंवर जीता और पद्मनी को अपनी रानी बनाकर चित्तौड़गढ़ लेकर आ गए। चित्तौड़ आने के बाद पद्मनी सिर्फ एक रानी नहीं रही, वे प्रजा के लिए एक मां और प्रेरणा बन गई। मेवाड़ का राजमहल उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता से महकने लगा। हर मकान और हर कहानी में एक विलेन भी होता है और यहाँ वह था राघव चेतन। ये राजा रतन सिंह का एक तांत्रिक दरबारी था जिसे उसके गलत कामों की वजह से देश निकाला दे दिया गया था। बदला लेने के लिए वह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच गया और पद्मिनी की सुंदरता का ऐसा वर्णन किया कि खिलजी के मन में उसे पाने की हवस जाग गई। 1303 ईस्वी के जनवरी महीने में खिलजी अपनी 80,000 की विशाल सेना लेकर चित्तौड़गढ़ पहुंच गया। महीनों की घेराबंदी के बाद जब वह किला नहीं जीत सका तो उसने छल किया। उसने कहा, मैं बस रानी का एक प्रतिबिंब देखना चाहता हूं और वापस चला जाऊंगा। शांति बनाए रखने के लिए रानी पद्मिनी ने एक शर्त रखी, वे सीधे खिलजी के सामने नहीं आएंगे। तालाब के बीच बने जनाना महल में रानी खड़ी हुई और खिलजी ने महल की ड्योढ़ी से एक दर्पण में उनका प्रतिबिंब देखा, लेकिन खिलजी की नीयत साफ नहीं थी। जब राजा रतन सिंह उसे शिष्टाचार के नाते किले के द्वार तक छोड़ने आए तो खिलजी ने उन्हें धोखे से बंदी बना लिया। खिलजी ने संदेश भेजा कि राजा चाहिए तो पद्मनी को भेज दो। रानी पद्मनी ने यहाँ पर हार नहीं मानी। उन्होंने सेनापति गौरा और बादल के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चली जिसने इतिहास को ही बदल दिया। उन्होंने खिलजी को संदेश भेजा कि रानी अपनी 700 दासियों के साथ आ रही है, लेकिन हर पालकी में दासी नहीं बल्कि दो हथियारबंद राजपूत योद्धा छिपे हुए थे। जैसे ही ये पालकियां खिलजी के शिविर में पहुंची तो राजपूत वीरों ने मौत का तांडव मचा दिया। गौरा और बादल ने अपनी जान की बाजी लगाकर यहाँ पर राजा रतन सिंह को छुड़ा लिया। इस लड़ाई में गौरा और बादल शहीद हो गए, जिनकी वीरता के गीत आज भी राजस्थान में गाए जाते हैं। खिलजी बौखला गया और उसने पूरे बल के साथ हमला कर दिया। अगस्त 1303 तक किले में रसद यानी कि खाना पीना खत्म होने लगा था। राजपूतों ने यह तय कर लिया कि अब साका होगा, यानी केसरिया बाना पहनकर अंतिम युद्ध। रानी पद्मिनी के पास दो रास्ते थे, या तो दिल्ली की दासी बनना या फिर मौत को गले लगाना। उन्होंने अपना आत्मसम्मान चुना। 26 अगस्त 1303 की उस काली रात को किले के भीतर एक विशाल चिता सजाई गई। रानी पद्मिनी ने अपने गहने उतारे, भगवान की पूजा की और 16,000 अन्य राजपूत महिलाओं के साथ उस धधकती हुई अग्नि में समा गई। जब खिलजी ने किला जीता और अंदर दाखिल हुआ तो उसे मिली सिर्फ और सिर्फ राख और हताशा, यानी कि खिलजी जीत कर भी यहाँ पर हार गया था, क्योंकि वह रानी को नहीं पा सका, क्योंकि पद्मिनी ने अपने शरीर के बजाय अपने सम्मान को यहाँ पर अमर कर दिया था। रानी पद्मिनी सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं थी, वे एक महान रणनीतिकार, एक साहसी पत्नी और स्वाभिमान की देवी थी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सम्मान से समझौता करना मौत से भी बदतर है। आज भी चित्तौड़गढ़ का जौहर कुंड उस वीरता की गवाह देता है। वो आग की लपटें आज भी गौरव की गाथा गाती हैं। चित्तौड़ की मिट्टी से आज भी केसरिया खुशबू आती है। मिट गई वो नारी खुद जलकर, पर अपना मान नहीं उसने खोया। सदियों तक दुनिया पद्मिनी के इस बलिदान पर अपना शीश झुकाती रहती है। इतिहास गवाह है कि महल ईंट और पत्थर से नहीं बल्कि वहां रहने वालों के चरित्र और बलिदान से ऊंचे होते हैं। रानी पद्मिनी ने यह साबित किया कि स्त्री शक्ति जब अपने स्वाभिमान पर आती है तो दुनिया का सबसे बड़ा सुल्तान भी राख के ढेर के सामने घुटने टेक देता है।